नमस्कार और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पौधे की गहराई में उतर रहे हैं जिसका नाम शायद आपने सुना भी हो, सेंट जॉन्स वॉर्ट, या अगर हम इसका साइंटिफिक नाम लें तो हाइपरिकम परफोरेटम। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके मॉडर्न उपयोगों पर नहीं है, मतलब जैसे डिप्रेशन वगैरह पर नहीं। ये फोकस करता है इसके पारंपरिक उपयोगों पर, खासकर जब बात चोट लगने की हो। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इस स्रोत को समझना और ये जानना कि इसके हिसाब से ये पौधा किस तरह की चोटों के लिए एक स्पेशलिस्ट माना जाता था। और मैं शुरू करना चाहूंगी एक बहुत ही अजीब और स्पेसिफिक डिटेल से जो इस स्रोत में दी गई है। अच्छा। इसमें लिखा है कि ये पौधा कुचली हुई मसली हुई उंगलियों के लिए खास तौर पर उपयोगी है। सिर्फ उंगली की चोट नहीं, बल्कि कुचली और मसली हुई। ये तो पढ़ने में ही दर्द हो रहा है। इतनी डिटेल में क्यों गए होंगे वो? और यही डिटेल पता है इस पूरी चर्चा का केंद्र है। ये सिर्फ एक पोएटिक डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एक डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस कैसे? स्रोत का पूरा तर्क इसी बात पर टिका है कि चोट कहाँ लगी है और महसूस कैसी हो रही है। कुचली हुई उंगलियों का मतलब एक ऐसी जगह पर चोट जहां नसें, मतलब नर्व्स का जाल बिछा हो और चोट इतनी गहरी हो कि वो नसें बुरी तरह से प्रभावित हुई हों। तो अगर मेरे घुटने पर कोई हल्की खरोच आ जाए तो वो इतना रेलेवेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मेरी उंगली दरवाजे में बुरी तरह से आ जाए? हाँ, दरवाजे में बुरी तरह कुचल जाए तो ये बिल्कुल पॉइंट पर है। अच्छा। एग्जैक्टली। स्रोत उन चोटों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां नसों की भागीदारी सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए इसमें उंगलियों, पैर की उंगलियों, नाखूनों के नीचे के हिस्से, हथेलियों और तलवों का जिक्र बार बार आता है। ये सब हमारे शरीर के नर्व एंडिंग हॉटस्पॉट्स हैं ना। ओके, तो नर्व इन्वॉल्वमेंट की है, लेकिन स्रोत एक और फिल्टर लगाता है दर्द का। इसमें बार बार असहनीय दर्द की बात की गई है, लेकिन असहनीय या अनबेरेबल तो बहुत सब्जेक्टिव होता है। किसी के लिए जो असहनीय है वो दूसरे के लिए शायद ना हो। क्या स्रोत इस पर कोई और रोशनी डालता है कि हम इस दर्द को कैसे पहचानें? ये सिर्फ चीखने चिल्लाने वाला दर्द है? ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत सिर्फ दर्द की मात्रा की बात नहीं करता, बल्कि उसकी क्वालिटी की भी बात करता है। जब नसें शामिल होती हैं तो दर्द अक्सर तेज, चुभने वाला या बिजली के झटके जैसा होता है, शूटिंग पेन जिसे कहते हैं। अच्छा। ये एक सुस्त, थ्रॉबिंग दर्द से अलग होता है। तो असहनीय का मतलब सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, बल्कि दर्द का वो कैरेक्टर है जो सीधे नर्वस सिस्टम पर हमले का संकेत देता है। ये तो अब और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। सोर्स में कुछ और उदाहरण हैं जो इस थ्योरी को टेस्ट करते हैं, जैसे कि कीलों, सुइयों, पिनों या फांस पर पैर रखना। यहाँ तक कि चूहे के काटने का भी उल्लेख है। वेट अ मिनट, अ रैट बाइट? ये तो इस लिस्ट में थोड़ा ऑड वन आउट लग रहा है। कील और सुई की बात तो समझ आती है, वो नुकीले होते हैं, लेकिन चूहे के काटने को अलग से क्यों मेंशन किया गया होगा? क्योंकि चूहे का काटना भी एक डीप पंक्चर वुंड होता है। उनके दांत सुई की तरह नुकीले होते हैं, तो ये भी उसी पैटर्न में फिट बैठता है। एक गहरी चुभने वाली चोट जो नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत बड़ा दावा करता है। कौन सा दावा? स्रोत कहता है कि ये लॉक जॉ यानी टिटनेस को रोकता है। वो टिटनेस, ये तो बहुत ही सीरियस क्लेम है। आज के जमाने में तो हम इसके लिए इंजेक्शन लेते हैं। तो इसके पीछे सोर्स का लॉजिक क्या हो सकता है? लॉजिक वही नसों वाला है। टिटनेस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। हाँ, जिससे मांसपेशियों में भयानक ऐंठन होती है, खासकर जबड़ों में। बिल्कुल, इसीलिए उसे लॉक जॉ कहते हैं। तो स्रोत का तर्क ये लगता है कि अगर ये पौधा नसों को लगने वाले आघात को शांत कर सकता है तो शायद ये टिटनेस जैसी बीमारी के प्रोग्रेशन को भी रोक सकता है। ये एक तरह का नर्व प्रोटेक्टेंट माना जा रहा है। सोर्स में एक और लाइन है जो मुझे बहुत ड्रामेटिक लगी। ये फटे और कटे फटे अंगों को भी बचाता है जब वे शरीर से लगभग पूरी तरह से अलग हो गए हों। इसकी तुलना कैलेंडुला नाम के एक और पौधे से भी की गई है। ये तो सुनने में किसी मिरेकल जैसा लगता है। हाँ, और ये फिर से उसी बात पर जोर देता है कि इसका प्रभाव कितना गहरा माना गया है। कैलेंडुला को अक्सर बाहरी घावों को भरने के लिए जाना जाता है ना? लेकिन यहाँ हाइपेरिकम को उस अंग की जान बचाने वाला बताया जा रहा है। मतलब नसों और टिश्यू को इस हद तक सपोर्ट करना कि वो वापस जुड़ सकें। ओके, तो उंगलियों, पैरों और गहरी चुभने वाली चोटों की बात तो समझ आती है, क्योंकि वहाँ नसें बहुत होती हैं। लेकिन क्या इस स्रोत के मुताबिक
इस पौधे का असर सिर्फ हमारे हाथ पैर यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक ही सीमित है, या फिर ये हमारे नर्वस सिस्टम के मेन फ्रेम मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी और दिमाग तक भी पहुंचता है? बिल्कुल पहुंचता है, और यहीं पर ये और भी ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाता है। स्रोत में साफ साफ स्पाइनल कॉन्कशन का जिक्र है, यानी रीढ़ की हड्डी पर लगने वाला सीधा आघात, और कॉक्सिक्स यानी रीढ़ की सबसे निचली हड्डी पर गिरने के बाद होने वाले दर्द का भी जिक्र है। स्पाइनल कंकशन, ये तो बहुत ही गंभीर चोट है, और स्रोत में जो लक्षण बताए गए हैं वो वाकई डरावने हैं। लिखा है कि ऐसी चोट के बाद हाथों या गर्दन की जरा सी भी हरकत से चीखें निकल जाती हैं और रीढ़ छूने पर बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। ये सिर्फ दर्द नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जहां पूरा शरीर जैसे खुली नस बन गई हो। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, खुली नस। ये एक लोकलाइज दर्द नहीं है, ये पूरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक हाइपर सेंसिटिव स्टेट में चले जाना है। सब कुछ एम्प्लीफाइड है। और ये सिलसिला तब और भी अजीब हो जाता है जब हम सिर पर लगी चोटों की बात करते हैं। हाँ, मैंने वो पढ़ा। सिर के पिछले हिस्से यानी ऑसिपुट पर गिरने के बाद होने वाला सिर दर्द, ये तो कॉमन है, लेकिन इसके साथ जो एहसास बताए गए हैं वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। जैसे एक एहसास कि जैसे सिर अचानक लंबा हो गया हो। What even is that? ये सुनने में किसी साई-फाई फिल्म जैसा लग रहा है। ये सिर्फ सिरदर्द नहीं है, ये तो रियलिटी का डिस्टॉर्शन है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत ही अजीब एहसास का वर्णन है, जैसे किसी को हवा में बहुत ऊपर उठा दिया गया हो और फिर उस ऊंचाई से गिरने का लगातार डर बना रहना। ये सामान्य चक्कर या वर्टिगो के लक्षण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अवेयरनेस और संतुलन की भावना को कंट्रोल करता है। दिमाग को समझ ही नहीं आ रहा है कि शरीर स्पेस में कहाँ है। मैं तो बस उस एहसास को इमेजिन करने की कोशिश कर रही हूँ, ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग होगा। मतलब एक फिजिकल चोट आपके परसेप्शन ऑफ रियलिटी को ही बदल रही है। और फिर स्रोत में ऐंठन या दौरे मतलब कन्वर्जन्स का भी जिक्र है। ये तो साफ साफ ब्रेन इंजरी की तरफ इशारा कर रहा है। प्रिसाइसली। ये सारे लक्षण मिलकर इस बात को पुख्ता करते हैं कि स्रोत हाइपरिकम को सिर्फ हाथ पैर की नसों के लिए नहीं, बल्कि सीधे तौर पर मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी यानी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्थिर करने वाला मानता है। ये एक पेन किलर नहीं, बल्कि एक नर्व स्टेबलाइजर के रूप में देखा जा रहा है। तो अब तक जो पैटर्न मुझे साफ नजर आ रहा है वो ये है, चोट का नर्व रिच एरिया में होना और उससे जुड़ा हुआ असहनीय खास तरह का दर्द। चलिए इस थ्योरी को एक और उदाहरण से टेस्ट करते हैं। स्रोत में बनियन और कॉन्स का भी जिक्र है, जो पैरों में होने वाली बहुत आम समस्याएं हैं। ये इस गंभीर चोट वाले पैटर्न में कैसे फिट होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत इसका जवाब एक शर्त के साथ देता है। वो कहता है बनियन और कॉर्न्स के लिए हाइपेरिकम तब उपयोगी है जब दर्द असहनीय हो, जो नसों की भागीदारी को दर्शाता है। अच्छा, तो ये फिर से हमें उसी मूल सिद्धांत पर वापस ले आता है। हाँ, ये किसी भी आम कॉर्न्स के लिए नहीं है जो सिर्फ त्वचा के मोटे होने से होता है। ये उन कॉर्न्स के लिए है जो इतने गहरे हो गए हैं कि वो किसी नस पर दबाव डाल रहे हैं, जिससे चलने में तेज चुभने वाला दर्द होता है। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब ये बीमारी का नाम नहीं बल्कि दर्द का कैरेक्टर है जो एनशाइडेंड है। द नर्व पेन इज द की। अब इसी से जुड़ा एक और पहलू है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। स्रोत में घावों या सर्जिकल ऑपरेशन के बाद होने वाला नर्वस डिप्रेशन का जिक्र है, और ये भी कि ये सदमे, भय या मेस्मरिज्म के बुरे प्रभावों को दूर करता है। ये मेस्मरिज्म वाला हिस्सा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। मेस्मरिज्म शब्द आज हमें थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन अगर हम उस दौर के हिसाब से सोचें तो ये समझ आता है। इन सब में कॉमन थ्रेड क्या है? घाव, ऑपरेशन, सदमा, डर, मेस्मरिज्म, ये सब नर्वस सिस्टम पर एक तरह का शॉक या आघात है। एक फिजिकल है तो दूसरा इमोशनल या साइकिक। तो ये सोर्स शारीरिक और मानसिक आघात के बीच कोई फर्क नहीं कर रहा है। वो दोनों को नर्वस सिस्टम पर पड़े एक झटके की तरह देख रहा है। सो इट्स एन एंटी शॉक रेमेडी इन अ वे। बिल्कुल, फॉर बोथ बॉडी एंड माइंड। यह शरीर और मन के कनेक्शन को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। स्रोत के अनुसार ये नर्वस सिस्टम पर पड़ने वाले किसी भी तरह के झटके को शांत करने वाला माना जाता है। फैसिनेटिंग। और आखिर में सोर्स इसे और स्पष्ट करने के लिए इसकी तुलना कुछ अन्य उपचारों से भी करता है, जैसे कि आर्निका, कैलेंडुला, रूटा और स्टेफिसेग्रिया। एक बहुत ही बोल्ड क्लेम ये भी है कि जिन घावों में पहले एकोनाइट और आर्निका बारी बारी से दिए जाते थे, उन्हें हाइपेरिकम अकेले ही ठीक कर देता है।
ये तुलना इसे एक बहुत ही विशिष्ट स्थान देती है। ये बताता है कि हाइपरेकम सिर्फ एक और उपाय नहीं है, बल्कि कुछ विशेष प्रकार की चोटों, खासकर गंभीर नसों वाली चोटों के लिए एक प्रमुख उपाय है। स्रोत लेडम नाम के एक और उपाय से इसका अंतर भी बहुत साफ साफ बताता है। हाँ, वो क्या अंतर है? स्रोत कहता है कि हाइपेरिकम चुभने वाले घावों मतलब पंक्चर्ड वुंड्स के लिए है, जैसे कील या सुई से लगने पर, जबकि लेडम कुचलने वाले घावों कंट्यूज्ड वुंड्स के लिए है, जैसे हथौड़े से चोट लगना जहां सूजन और नीला पड़ना ज्यादा होता है। वाह, ये वर्गीकरण कितना सूक्ष्म और सटीक है ना? ये सिर्फ चोट नहीं बल्कि चोट लगने के तरीके पर भी आधारित है। तो ये एक तरह का सर्जिकल टूल है, कोई स्विस आर्मी नाइफ नहीं। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक काम के लिए है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक विशेषज्ञ की तरह काम करता है। तो आज इस स्रोत के माध्यम से हमने हाइपेरिकम परफोरैक्टम के बारे में जो समझा, उसे अगर मैं समेटूं तो ये पौधा उन चोटों का स्पेशलिस्ट है जहां नसें सीधे तौर पर और गंभीर रूप से शामिल होती हैं, और इसकी पहचान है असहनीय चुभने वाला दर्द, चाहे वो उंगली में लगी एक छोटी सी फांस हो या रीढ़ की हड्डी की कोई बड़ी चोट। बिल्कुल। जो मुख्य टेकअवेज हैं वो सिर्फ इसके उपयोग नहीं बल्कि इसके पीछे का सिद्धांत है। पहला, असहनीय दर्द एक डायग्नोस्टिक सिग्नल है। दूसरा, नसों की सीधी भागीदारी जरूरी है। और तीसरा, इसका प्रभाव सिर्फ हाथ पैर तक सीमित नहीं बल्कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी तक फैला हुआ है। ये पूरी बातचीत मुझे एक अंतिम विचार पर लाकर छोड़ रही है। ये स्रोत हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि कैसे पारंपरिक ज्ञान सिर्फ चोट की बाहरी प्रकृति को नहीं देखता, बल्कि उसके कारण होने वाले आंतरिक अनुभव जैसे कि दर्द की तीव्रता और उसका प्रकार को अपने वर्गीकरण का आधार बनाता है। ये सोचने वाली बात है कि आज के आधुनिक दौर में जहां हम अक्सर लक्षणों को जल्दी से जल्दी दबाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्या हम दर्द के इन सूक्ष्म संकेतों को समझने की क्षमता खो रहे हैं? वो संकेत जो शायद किसी समस्या की जड़ की ओर सीधे सीधे इशारा कर सकते हैं।